दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये लास्की का कथन है। दोस्तों याद रखिएगा, मार्क्स ने पूर्व में प्रचलित बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करके तर्कबद्धता उत्पन्न की। उसने न केवल एक प्रणाली के रूप में उसे संगठित किया, बल्कि एक आक्रामक सिद्धांत भी बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। और इसी संदर्भ में लास्की ने कहा है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। अगला प्रश्न है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया था? तो याद रखिएगा, लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। दोस्तों, लेनिन ने वर्ष 1917 में लिखी अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति यानी स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में श्रमिक की तानाशाही को स्पष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन वर्ष 1918 में लिखी अपनी पुस्तक प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन एंड रेनिकेड काउट्स्की में उन्होंने सर्वहारा अधिनायकवाद या श्रमिक वर्ग की तानाशाही संबंधी विस्तृत विवेचना की है। तो श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में परिष्कृत किया है। अगला प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन लेनिन द्वारा उसकी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में किया गया है। तो याद रखिएगा, श्रमिकों की तानाशाही या सर्वहारा के अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन लेनिन के द्वारा 1917 में लिखी अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में किया गया है। अगला प्रश्न है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? तो आप सभी जानते हैं, लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था कहा है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन ने इस अवस्था का विश्लेषण अपनी प्रसिद्ध कृति इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था में किया है। लेनिन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अभिव्यक्ति मानते हैं और लेनिन ने 1902 में व्हाट इज टू बी डन, अब हमें क्या करना चाहिए, इस ग्रंथ की रचना की, जिसमें अपने सैद्धांतिक विचारों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स या जॉन लॉक? तो आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स। दोस्तों, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर मार्क्स का विश्वास था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और संपूर्ण इतिहास को वर्गहीन समाज यानी क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना की ओर अग्रसर होते हुए दिखाया। मार्क्स राष्ट्रवाद का विरोधी था। मार्क्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हैं। दास कैपिटल को श्रमिकों का धार्मिक ग्रंथ या बाइबल ऑफ द वर्किंग क्लास और धनिकों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न विचारकों में से कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों का माना जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन, सिडनी वेब और बीएट्रिस वेब, मार्क्स तथा एंजेल्स या फिर आर एस टॉनी तथा विलियम एवेंस्टीन। तो सही उत्तर मार्क्स और एंजेल्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स को वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। इसके अतिरिक्त चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, थॉमस मोर, रॉबर्ट ओवन ये यूटोपियन समाजवादी या कल्पनावादी समाजवादी हैं और समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवन ने किया था। अगला प्रश्न है, समाजवादी राज्य को मानते हैं क्या? ऑप्शन है एक आवश्यक बुराई, एक दैवी संस्था, एक शोषण का उपकरण या एक सकारात्मक अच्छाई।
तो सही उत्तर है दोस्तों, समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। वो आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली जिसमें सामाजिक उत्पादन के साधन सार्वजनिक स्वामित्व में रखे जाते हैं, सारा उत्पादन, वितरण और विनियमन सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य के द्वारा किया जाता है और वो सरकार के निर्देशन में चलता है, समाजवाद कहलाता है। समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के अधिकार का विरोध करते हैं। उनके अनुसार संपदा का उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक सूत्र है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। यह सूत्र किस व्यवस्था का है? तो ये सूत्र दोस्तों साम्यवादी व्यवस्था का है। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति स्टेट एंड रिवॉल्यूशन यानी राज्य और क्रांति के अंतर्गत समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर करते हुए लिखा है कि समाजवादी दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं कि प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को अपने अपने कार्य के अनुसार। लेकिन साम्यवाद के उन्नत दौर के अंतर्गत जब उत्पादन की शक्तियाँ पूर्णतः विकसित हो जाती हैं, व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं कि प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। दोस्तों साम्यवाद के दौर में सभी लोग कामगार होते हैं, इसलिए समाज वर्गहीन हो जाता है। साम्यवाद के युग में उत्पादन की नीतियां संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, किसी वर्ग के निजी लाभ के लिए नहीं। और साम्यवाद के दौर में सब कामगारों की सारी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है और प्रतिस्पर्धा की भावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के विलुप्त हो जाने का विचार संबंधित है किससे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद या श्रेणी समाजवाद। तो याद रखिएगा साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। दोस्तों आप जान लीजिए कि राज्य के लुप्त हो जाने का विचार साम्यवाद से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और एक राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें न कोई वर्ग होगा, न कोई शोषण होगा, न कोई राज्य होगा, सभी एक बराबर होंगे। अगला है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? रूसो, मार्क्स, लास्की या फिर मिल। तो यहाँ पर सही उत्तर मार्क्स हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, लेकिन अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल रूप से रिकार्डो के मूल्य के श्रम सिद्धांत से प्रभावित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, इसलिए रिकार्डो को अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जनक माना जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक मजदूर पैदा करता है और जो वह वास्तव में पाता है। अगला प्रश्न है, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है किससे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जनवादी लोकतंत्र या पीपुल्स डेमोक्रेसी याद रखिएगा, ये लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है। दोस्तों जनवादी लोकतंत्र या पीपुल्स डेमोक्रेसी की अवधारणा का संबंध लोकतंत्र की मार्क्सवादी धारणा से है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय चीन के साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग को जाता है, जिन्होंने मार्क्सवाद को एशिया की परिस्थितियों के अनुरूप ढाला और जनवादी लोकतंत्र में सरकार के अंग के रूप में कुछ बुर्जुआ, पेटी बुर्जुआ, किसान और सर्वहारा वर्ग रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वो चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद। तो यहाँ पर आप देखिए समाजवाद इन तीनों से अलग है। समाजवाद अपने प्रारंभिक मूल रूप में मूलतः काल्पनिक था, लेकिन बाद में मार्क्स और एंजेल्स ने इसको वैज्ञानिक समाजवाद में रूपांतरित कर दिया। वैज्ञानिक समाजवाद उदारवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था और उदारवाद, व्यक्तिवाद और बहुलवाद तीनों एक ही धारा के विविध रूप हैं। उदारवाद के ही भीतर से आगे चलकर विकासवादी समाजवाद की धारा निकली, जिसमें बर्नस्टीन जैसे संशोधनवादियों का योगदान रहा। नकारात्मक उदारवाद न्यूनतम राज्य का समर्थक था, तो सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति के हित में राज्य के हस्तक्षेप का पक्षधर था। समाजवाद राज्य को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जिसके माध्यम से पूंजीपतियों को नष्ट करके क्रमशः राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी।
एक और प्रश्न है, विकासवादी समाजवाद यानी इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसका मुख्य प्रवक्ता कौन है? ऑप्शन है क्रोपोटकिन, विलियम गॉडविन, A.G. पेंटी या एडवर्ड बर्नस्टीन। तो सही उत्तर एडवर्ड बर्नस्टीन। दोस्तों, विकासवादी समाजवाद, जिसमें हम फेबियनवादी, समष्टिवादी अथवा समाजवादियों तथा संशोधनवादियों को शामिल करते हैं, मार्क्सवाद के विपरीत एक विचारधारा है जिसमें एडवर्ड बर्नस्टीन मुख्य प्रवक्ता हैं। इसकी व्याख्या उन्होंने अपनी पुस्तक इवोल्यूशनरी सोशलिज्म यानी विकासात्मक समाजवाद के माध्यम से किया है। इनके अनुसार मार्क्स जैसा कि वह बताता है कि पूंजीवाद के बाद समाज दो वर्गों में बंट जाएगा, सर्वहारा वर्ग एक क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद का समूल नष्ट कर देगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वर्ग भेद वर्तमान में कम हो रहा है। उसने मार्क्स पर स्वप्नलोकी होने का आरोप लगाया और मार्क्स के सिद्धांत को जनतंत्र के विरुद्ध बताया। बर्नस्टीन के अनुसार जनतंत्र का अर्थ वर्ग शासन का अंत करना है, एक वर्ग के बदले दूसरे वर्ग का शासन स्थापित करना नहीं। इस तरह संशोधनवादी बर्नस्टीन के विचार को विकासवादी समाजवाद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला विचारक कौन है? तो आप जान लीजिए, समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने, जिनका समयकाल 1771 से 1858 है, इन्होंने किया था। और ये एक ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी और सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत था। रॉबर्ट ओवेन ने ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, एसेज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, सोशल सिस्टम, द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस, ये सभी पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है अल्फ्रेड कोवेन, डेविड स्टन, C.L. बेपर या रॉबर्ट डेहल। तो सही उत्तर रॉबर्ट डेहल। दोस्तों, ये कथन रॉबर्ट डेहल का है। किसी भी विषय को समग्र रूप से समझने के लिए एक सामान्य सिद्धांत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान को समग्र रूप से समझने में और इसका भविष्य में विकास एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर निर्भर करता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति बड़ी शोचनीय है। इसी संदर्भ में रॉबर्ट डेहल ने कहा है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है, अन्यत्र मर रहा है। डेविड स्टन और कोवेन भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन से दुखी थे। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, ये कथन किसका है? लेनिन, स्टालिन, कोटस्की या बर्नस्टीन। तो सही उत्तर लेनिन है। दोस्तों, मार्क्स और एंजेल्स की मृत्यु के बाद लेनिन ने मजदूर आंदोलन के भीतर सभी विजातीय विचारों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सर्वहारा अधिनायकत्व की सर्वोच्चता पर लगातार बल दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में लिखा कि केवल वही मार्क्सवादी कहला सकता है जो वर्ग संघर्ष की स्वीकृति को सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्वीकृति तक ले जाता है। अगला प्रश्न है, लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में और कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदली हुई व्यवस्था है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपका, देखिए, लास्की, जॉर्ज सेबाइन, कोकर या कैटलिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्ज एच सेबाइन। दोस्तों, सेबाइन ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी 1937 में लिखा है कि लेनिन का मार्क्सवाद जो है वो मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़तम और कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है? ऑप्शन देखिए, हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया है। आज तक दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है, अब उसे बदलने का समय आ गया है, ये भी मार्क्स का कथन है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये मार्क्स का नहीं बल्कि लेनिन का कथन है। और राज्य केवल ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है,
तो ये भी मार्क्स का कथन है। तो ऑप्शन सी मार्क्स के द्वारा नहीं कहा गया है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये लेनिन की पुस्तक का नाम है, जिसके अंतर्गत उन्होंने साम्राज्यवाद की व्याख्या करते हुए उसे पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था कहा था। अन्य सभी कथन मार्क्स ने व्यक्त किए हैं। दोस्तों, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जिन शक्तियों को जन्म देता है उन्हीं को संभालने में असमर्थ हो जाता है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा कि समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। उसका कहना है कि मनुष्य की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है और मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा था, जो उसे पतन के गर्त में ले जाती है और अकर्मण्य बनाती है। और मार्क्स ने राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हुए कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, और उसने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं और पाने के लिए सारा संसार है। अगला प्रश्न है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। दोस्तों, मार्क्स सामाजिक क्रांति के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था को उलटने और समाजवादी व्यवस्था के युग को प्रारंभ करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसक साधनों के प्रयोग की आवश्यकता के निर्णय पर अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अपने पर्यवेक्षण के आधार पर पहुंचा था। पूंजीवादी व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतीक था, जो सामाजिक व्यवस्था द्वारा एक छलांग लगा कार्य रूप में पारित किया जा सकता था। ये छलांग ही क्रांति है। और डायलेक्टिकल जो द्वंद्ववाद है उसके नियम के अनुसार ऐसा होना आवश्यक है। इसी आधार पर मार्क्स ने अपने ग्रंथ दास कैपिटल में कहा है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि शक्ति या सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये चीन के क्रांतिकारी विचारक और नेता माओ त्से-तुंग का कथन है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। माओ त्से-तुंग को मार्क्सवाद को यूरोपी से एशियाई रूप देने के लिए जाना जाता है। माओ ने लंबी छलांग या द ग्रेट लीप 1958-86 में, सैकड़ों फूलों का अभियान 1957, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 1966-67 जैसे क्रांतिकारी प्रयोग किए। माओ की प्रमुख रचनाओं में आन कॉन्ट्राडिक्शन, न्यू डेमोक्रेसी, आन कोलिजन गवर्नमेंट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हैं। और माओ द्वारा दिए गए सिद्धांतों में प्रमुख अंतर्विरोध का नियम, समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा, असंगति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत और जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक क्रांति और अस्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किस राजनेता के द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है माओ के द्वारा। दोस्तों, सांस्कृतिक क्रांति यानी कल्चरल रिवॉल्यूशन और अस्थायी क्रांति या निरंतर क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन चीन के प्रसिद्ध साम्यवादी नेता माओ त्से-तुंग ने किया था। माओ के अनुसार जब समाजवादी क्रांति के पश्चात आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद स्थापित हो जाता है, तब भी जनसाधारण के मन में पूंजीवादी संस्कार बने रहते हैं, जिन्हें मिटाने के लिए क्रांतिकारियों को सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। इस प्रकार माओ ने सांस्कृतिक क्रांति और निरंतर क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। माओ त्से-तुंग। दोस्तों, माओ त्से-तुंग का कथन है, यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण, यहाँ पर आप देखिए माओ त्से-तुंग का कहना है कि सैन्य शक्तियों का जो केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, लेकिन अमल में ये बहुत कठिन काम है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है, ये मॉन्टेस्क्यू का कथन है। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास
खोने के लिए बेड़िया है और पाने को पूरा संसार। और यहाँ पर देखिए ये कथन कि वे लोग खतरनाक हैं जो ये नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक एक दिखावा है जब तक इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए, ये लेनिन का कथन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? जॉन डब्ल्यू बर्टन, मार्क्स, प्लेटो या लेनिन? तो सही उत्तर मार्क्स। दोस्तों, मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में उत्पादन प्रणाली को निर्णायक बताते हुए कहा कि हाथ से चलने वाली मशीनें या मानव द्वारा जो कार्य करने वाली मशीनें हैं, इन निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीनों से या औद्योगिकरण से जो है पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी इसको कहा जाता है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी राष्ट्र या समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व यानी वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। अगला प्रश्न है, किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया है? तो ये हैं जेम्स बर्नहम, ऑप्शन बी। दोस्तों, जेम्स बर्नहम अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे और 1930 के दशक में प्रमुख ट्राटस्कोस्ट कार्यकर्ता थे। बाद के वर्षों में मार्क्सवाद उन्होंने छोड़ दिया और बर्नहम ने अपनी कृति मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद के विचारों को सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा गया किसके द्वारा? एंजेल्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो सही उत्तर ए और बी दोनों के द्वारा। दोस्तों, एंगेल्स के प्रभाव में आकर मार्क्स उग्र वामपंथी बन गया, जिससे उसे पेरिस छोड़ना पड़ा। वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स आकर एक कार्यक्रम के रूप में एंजेल्स के साथ मिलकर उसने साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, जिसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ। मार्क्स ने भीषण गरीबी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल या पूंजी की रचना प्रारंभ की। वो अपने जीवन काल में 1867 तक पूंजी का प्रथम भाग ही प्रकाशित कर सका। उसके अन्य 2 भाग 14 मार्च 1883 में उसकी मृत्यु के बाद एंजेल्स द्वारा 1885 और 1894 में प्रकाशित हुए। इस तरह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी मार्क्स और एंजेल्स की संयुक्त रचनाएं हैं। पूंजी को साम्यवादी विचारधारा की गीता या बाइबिल घोषित किया गया है। ये उसका वेदों की तरह सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें उसकी आधारभूत धारणाएं और मूल सिद्धांत निहित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए, दास कैपिटल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों, आप जान लीजिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना है। लास्की एक सकारात्मक उदारवादी विचारक हैं। वे राज्य की संप्रभुता के विरोधी और बहुलवाद के समर्थक हैं। लास्की राज्य की सत्ता को संघात्मक मानते हैं। उनके अनुसार समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसका ग्रंथ है? तो आप जानते हैं दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न एक कथन है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखता है कि अभी तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने इसमें कुल 5 अवस्थाओं की बात की, जिसमें प्रारंभिक आदिम साम्यवादी अवस्था और अंतिम साम्यवादी अवस्था को छोड़कर अन्य तीनों अवस्थाओं में वर्ग विद्यमान रहे हैं। उनके बीच संघर्ष चलता रहा है। दास व्यवस्था में स्वामी और दास के मध्य, सामंती व्यवस्था में सामंत और कृषक के मध्य, पूंजीवादी व्यवस्था में बुर्जुआ और सर्वहारा के मध्य संघर्ष विद्यमान रहा है। इस प्रकार मानव इतिहास कुछ नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष की कहानी मात्र है। मार्क्स के विचारों में वर्ग या क्लास व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं
जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिसके साधारण हित एक ही हो। बुर्जुआ वर्ग पूंजीवाद के अंतर्गत वो वर्ग जो सामाजिक उत्पादन के प्रमुख साधनों, भूमि, कारखाने, कच्चे माल के स्रोतों आदि पर अपना स्वामित्व और नियंत्रण रखता है और ये पूंजीपति वर्ग का पर्याय है। सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों का वो विशाल वर्ग है जो जनसाधारण की श्रेणी में आता है, इसलिए ये कामगार वर्ग या वर्किंग क्लास का पर्याय है। इसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती, ये केवल अपनी श्रम शक्ति या मेहनत के बल पर जीवन निर्वाह करने के लिए विवश होता है। अगला प्रश्न है वह सिद्धांत या सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। ऑप्शन है कि नक्रुमा, लेनिन, J.A. हॉब्सन या एरिक फ्रॉम। तो सही उत्तर नक्रुमा। दोस्तों, नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, ये कथन नक्रुमा का है। क्वामे नक्रुमा घाना के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। घाना ने इन्हीं के नेतृत्व में 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की। नक्रुमा रूस के क्रांतिकारी लेनिन के अनुयायी थे। इन्हें अफ्रीका का लेनिन भी कहा जाता है। लेनिन की तरह इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था रखा और लेनिन ने उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद का उच्चतम चरण कहा था। अगला प्रश्न है लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों याद रखिएगा मैक्सी का है। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता है। मार्क्स से पहले अनेक ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक थे जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए। इसमें फ्रांस के नायल बाफेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, इंग्लैंड में जॉन डी सिसमेंडी, विलियम थॉमसन और रॉबर्ट ओवेन थे। लेकिन मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की व्याख्या कर उसे वैज्ञानिकता प्रदान की। मार्क्स के विचार इतने प्रभावी हुए कि विश्व 2 शिविरों में बंट गया। मार्क्स का मूल्यांकन करते हुए मैक्सी ने लिखा कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना बहुत कठिन हो जाता है जिसे लाखों लोग ईश्वर की भांति पूजते हों और लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हों। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या होता है? ऑप्शन है पूरी तरह अनावश्यक या सुपरफ्लुअस है, आवश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता या समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में जो राज्य है वो जरूरी है। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य यानी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में राज्य बना रहेगा, लेकिन राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स के अनुसार समाजवादी राज्य एक साधन है, इसका अभिष्ट साध्य साम्यवादी समाज है। समाजवादी अवस्था में बचे हुए पूंजीपतियों को नष्ट करने के लिए मार्क्सवाद बुर्जुआ वर्ग के ही यानी बुर्जुआ वर्ग के शस्त्र से इस वर्ग को खत्म करने की बात करता है। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है क्या? न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज या उक्त सभी? तो सही उत्तर उक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों, मार्क्सवाद एक न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात करता है और ये सभी साम्यवाद में ही संभव है। अगला प्रश्न है सबसे पहले किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? ऑप्शन है फिदेल कास्त्रो, स्टालिन, ग्राम्सी या कॉटस्की। तो सही उत्तर स्टालिन। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन ने मार्क्सवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का विचार प्रस्तुत किया। इसके पहले मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन का विचार अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता था, लेकिन स्टालिन ऐसे प्रथम मार्क्सवादी विचारक और राजनेता थे जिसने एक देश में समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके द्वारा क्रांति के अंतर्राष्ट्रीयतावाद की चाहत कम होती गई। स्टालिन की प्रमुख पुस्तकें अराजकतावाद या समाजवाद, मार्क्सवाद और राष्ट्रीय प्रश्न, लेनिनवाद की समस्याएं हैं। एंटोनियो ग्राम्सी इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, मार्क्सवाद के सिद्धांतकार और प्रचारक थे। ग्राम्सी में जेल में रहते हुए ग्राम्सी ने प्रिजन नोटबुक की रचना की थी।
ग्रामसी ने प्रभुत्व का सिद्धांत या थियरी ऑफ डोमिनेंस और नागरिक समाज की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी प्रस्तुत की। इसके माध्यम से इन्होंने आधार अधिरचना, सर्वहारा वर्ग और बुद्धिजीवी समुदाय के पारस्परिक संबंधों की पड़ताल की। फिदेल कास्त्रो क्यूबा की क्रांति के जनक रहे और 1959 से 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री और वर्ष 1976 से 2008 तक क्यूबा के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका था? ऑप्शन है लेनिन, कन्फ्यूशियस, स्टालिन या क्रुश्चेव। तो सही उत्तर कन्फ्यूशियस के। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए चीन के 6ठी सदी ईसा पूर्व के समाज सुधारक कन्फ्यूशियस के चीनी समाज में व्याप्त विचारों और मान्यताओं को उखाड़ फेंका। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के अपने आंदोलन के दौरान 1973 में क्रिटिसाइज लिन बियाओ क्रिटिसाइज कन्फ्यूशियस नामक आंदोलन चलाया, जो वर्ष 1976 तक चला। इस आंदोलन में माओ ने चीनी इतिहास और संस्कृति की माओवादी व्याख्याएं की थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो ये थे माओ यानी माओ त्से-तुंग। दोस्तों, समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रतिपादन माओ त्से-तुंग ने किया था। इस क्रांति के तहत माओ ने लोगों में वैचारिक परिवर्तन लाने, दल में नौकरशाही को रोकने तथा सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया। साथ ही इसके द्वारा माओ ने स्कूल और विश्वविद्यालयों के छात्रों की निष्ठा प्राप्त करने और दल को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने का भी कार्य किया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का ये जो वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग है। इसका अंतिम क्वेश्चन है, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या माओ त्से-तुंग? तो सही उत्तर ये कथन लेनिन का है। ये सभी प्रश्न आपको ऐसे याद होने चाहिए। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, ये कथन रूसी क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन का है। लेनिन ने ये कथन कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखे एक निबंध में कहा था। इसके पहले कार्ल मार्क्स ने भी अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। दोस्तों, लेनिन का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई भी मात्रा भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती। लेनिन का कहना है कि क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों के संभव नहीं और साथ ही सभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं होती है। इसी प्रकार मार्क्स के जो कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं उनको देखते हैं। मार्क्स का कथन है, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह। और एक कथन उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं सिवाय अपनी जंजीरों के और पाने के लिए सारा संसार है। और मार्क्स का कहना है, पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और क्रांतियाँ इतिहास के इंजन या वाहक हैं। ये कथन भी मार्क्स का है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। ये प्रश्न बहुत ही चुनिंदा हैं और महत्वपूर्ण हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हैं, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।